काफी तेज है, 1.25% मजबूत है, 1100 रुपए से ज्यादा की तेजी दिख रही है, 88,700 के ऊपर है। किशोर सर, क्या लग रहा है गोल्ड में आज? विषमोहन, यहाँ पे अगेन गोल्ड तो बिकॉज बाकी सारे मार्केट्स नेगेटिव है, ग्लोबली इकोनॉमीज खराब है, अनसर्टेनिटी है, तो डेफिनेटली गोल्ड के लिए अच्छी बात है। गोल्ड, एनी बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर गोल्ड। तो यहाँ पे तो तेजी का माहौल बने रहेगा एंड कंटिन्यू भी रहेगा। जो रिसेंटली जो गिरावट आया है कि काफी अच्छा मौका था कि जो वापस बाइंग करने के लिए, जिन लोग ने लॉन्ग टर्म के लिए जो छूट गया था उन लोगों को वापस बाइंग करने के लिए एक मौका तो दिया था। आई थिंक इवन एट करंट लेवल्स यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अपसाइड में 89,300 89,500 तक जा सकता है। अगेन यहाँ पे भी एक ये है कि गोल्ड में तेजी तो बने रहेगा, अगेन वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगा। वो उसके अलावा क्या है कि जब तक आपको डॉलर में सेटल नहीं होता है, और अभी ये टैरिफ्स और अनसर्टेनिटी, उसके अलावा कोई कोई ज्यादा कुछ फंडामेंटल न्यूज आइटम है ही नहीं है। सो आई थिंक हर गोल्ड का तेजी के लिए भी वही न्यूज है और बाकी अदर कमोडिटीज में मंदी के लिए भी वही न्यूज है। तो आई थिंक जब तक ये अनसर्टेनिटी बने हुए हैं कि गोल्ड के लिए अच्छी बात है। एंड एज अ सेफ हेवन गोल्ड आपका पोर्टफोलियो में उसका जो पात्र है वो एक्चुअली वो निभाता रहेगा। एंड शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों गोल्ड के लिए अच्छे लग रहा है। ओके, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों अच्छे लग रहे हैं। आपकी कॉल क्या है गोल्ड पर, दिनेश जी? जी विश्वमोहन जी, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। मतलब कल अगर हम देखते तो डाउनसाइड लोएस्ट लेवल पर क्लोज हुआ था गोल्ड, ऑलमोस्ट 87,700 के लो बनाने के बाद में वहां से 1,000 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब गैप अप गैप डाउन है। तो मेरी सलाह सबसे पहले तो ये रहेगी कि कैरी ओवर पोजीशन बिल्कुल भी ना करे। मौजूदा स्तर पर मुझे लगता है कि 88,650 600, यहाँ पर अगर यहाँ से 150 रुपए का डिप मिलता है तो खरीदारी का अवसर बन सकता है। दोबारा मुझे लगता है कि 89,050 के लेवल से दिखा सकता है। स्टॉप लॉस इसमें स्ट्रिक्टली 88,400 का मेंटेन। और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। हमारे साथ महेश पलावत साहब है, साइंटिस्ट हैं स्काईमेट से। शुक्रिया सर, आप लोगों ने पहला पूर्वानुमान जारी कर दिया है। क्या डिटेल्स हैं सर उसके? देखिए विश्वमोहन जी, अभी जो हमने अनुमान जारी किया है वो सामान्य का 103% जारी किया है। यानी कि 1 जून से 30 सितंबर तक 868.8 मिलीमीटर बारिश होती है। तो हमने 895 मिलीमीटर का अनुमान लगाया है। और जो नॉर्मल मानसून होता है वो 96 से, लॉन्ग पीरियड एवरेज का जो होता है उसका 96 से 104% होता है। तो यानी अपर साइड ऑफ नॉर्मल का हमने अनुमान लगाया है। और ऐसा लग रहा है कि जो, क्योंकि अभी ला नीना बहुत कमजोर रहा, थोड़ी देर के लिए रहा, उसके बाद न्यूट्रल कंडीशन ही दिखाई दे रही है पूरे मानसून के सीजन में। तो जून जो है उसमें हो सकता है कि 4% के आसपास की कमी दिखाई दे, लेकिन जुलाई 2% ज्यादा रह सकता है। अगस्त में काफी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है, 8% ज्यादा रहेगा। और सितंबर में मानसून विड्रॉ होना शुरू हो जाता है तो उस समय 4% की बढ़त दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा मानसून दिखाई दे रहा है। ओके सर, अब ज्योग्राफी के हिसाब से बातचीत करते हैं कि किन राज्यों में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर अच्छी बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है। खास करके महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, एमपी, इन राज्यों को लेकर सर क्या अनुमान है आप लोगों का? देखिए, ये जो गुजरात में तो पहुंचता है, सेकेंड हाफ ऑफ जून में मानसून पहुंच जाता है। तो जून में तो बहुत ज्यादा अच्छी बारिश नहीं हो सकती, मतलब कि थोड़ा बहुत रहेगा, मानसून ठीक ठाक रह सकता है, नॉर्मल या नॉर्मल थोड़ा सा कम रह सकता है। लेकिन जुलाई और अगस्त में जो बारिश है वो आपका जो मध्य प्रदेश है उसके कई इलाकों में बहुत अच्छी बारिश होगी। उसी तरह से पूर्वी राजस्थान में भी अच्छी बारिश का अनुमान है जुलाई और अगस्त में। और यही 2 महीने आप कह सकते हो कि महाराष्ट्र के लिए अच्छे रहेंगे। गुजरात में जुलाई से लेकर के जुलाई के सेकेंड हाफ से लेकर के सितंबर के फर्स्ट हाफ तक अच्छी बारिश की संभावना है। क्योंकि ये जो 4 राज्य हैं इसमें पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जो मानसून का पैटर्न बदला है। जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बनते थे, पहले उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते थे, अब ये पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो जब भी कोई लो प्रेशर एरिया खास करके जुलाई और अगस्त में बनना शुरू हो जाते हैं तो उस समय ये तेलंगाना से होते हुए विदर्भ और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, ये सारे इलाकों को कवर करते हैं। और साउथ एमपी और जो सेंट्रल एमपी को कवर करते हुए ये पूर्वी राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में बारिश देते हैं। तो ये चारों राज्य अच्छी बारिश देखेंगे। हो सकता है कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बारिश थोड़ी सी कम रहे, जैसे गंगानगर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, ये जो इलाके हैं, झुंझुनू, ये सारे इलाकों में कुछ कमी रह सकती है। सौराष्ट्र कच्छ में भी नॉर्मल मानसून रह सकता है। गुजरात रीजन जो पूर्वी गुजरात है अच्छा मानसून रहेगा। और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके लगातार बारिश दिखते रहेंगे, सितंबर के फर्स्ट हाफ तक देखते रहेंगे।
रहेंगे। अब विदर्भ से लेकर के उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण एंड गोवा, साउथ मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर काफी अच्छा मानसून रहने की उम्मीद है। अब मराठवाड़ा में सामान्य मानसून रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के ये चारों राज्य ठीक ठाक बारिश देख पाएंगे। जी सर, एक सवाल, आप लोगों ने अपने डिटेल्स में ये भी बताया कि उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं और उत्तर भारत के जो हिली एरिया हैं वहां पर सामान्य से कम बारिश की संभावना है। पिछले सीजन में भी हमने देखा था बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वहां पर काफी कम बारिश हुई थी। क्या इस बार भी वहां पर इस तरह की स्थिति बन सकती है क्या? जी हाँ, देखिए विश्वनाथ जी, ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है यहाँ पर अमूमन बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है, उसका एवरेज बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर वहां पर बिलो नॉर्मल मानसून रहेगा, उसके बाद भी झमाझम बारिश होती रहती है, लेकिन जो पहले हुआ करती थी उससे थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। और जो पहाड़ी राज्य है हमारे, जैसे कि हिमाचल है, उत्तराखंड वगैरह, जम्मू कश्मीर, वहां पर मानसून बहुत मुश्किल से पहुंचता है, तो विंटर रेन ही ज्यादा होती है, तो वहां पर भी मानसून की बारिश थोड़ी सी कम रह सकती है। और अगर देखा जाए तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके पिछले कुछ सालों से कम बारिश देख रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा डिलेड मानसून रहता है। ऐसा लग रहा है कि जो अगस्त में जाकर के यहाँ पर बारिश अच्छी हो जाएगी, अगस्त के सेकेंड हाफ में, और सितंबर में बारिश अच्छी होगी। लेकिन जुलाई का जो और जून और जुलाई है, यहाँ पर थोड़ा सा कमी रह सकती है मानसून की। तो इसमें क्या होता है कि जब सेकेंड हाफ और सितंबर में बारिश होती है, तो उस समय ऑलरेडी सोइंग वगैरह हो चुकी होती है, सब कुछ हो सकता है, तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता है। तो इसी तरह का अनुमान अभी दिखाई दे रहा है। जी शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और पहले पूर्वानुमान पे आपने बात की, और आगे भी जो भी अपडेट आएंगे आप हमारे साथ जुड़ते रहिएगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वापस से नॉन एग्री मार्केट की। फिर से चांदी की बात रह गई थी नॉन एग्री मार्केट में। गोल्ड और क्रूड पर हमने चर्चा कर ली थी। चांदी लोअर लेवल से देखे, अगर दिन की शुरुआत से देखे, जब मार्केट खुला था वहां से देखे तो अच्छी रिकवरी आई है। 600 रुपए से ज्यादा 700 रुपए की रिकवरी यहाँ पर दिख रही है। किशोर सर, चांदी में क्या लग रहा है, यहाँ से चांदी में दम है क्या? क्योंकि जिस तरह के ट्रेड वॉर का तो इस पर भी काफी ज्यादा असर होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल कमोडिटी है ये। या विश्वान है, आप सही है, ये इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, और गोल्ड के साथ साथ इसमें जो गोल्ड का जो तेजी है उसका भी असर इस पे रहता है। बट अभी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल कमोडिटी के हिसाब से इसको देखना चाहिए। अगर ज़्यादा पैनिक अगर इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में, जो नॉन फेरस मेटल्स में, खास करके कॉपर, एल्यूमिनियम में आता है, तो वहाँ पे सिल्वर का जो नेगेटिविटी है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल रैली रहेगा। थोड़ा बहुत अगर स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगा बेस मेटल्स में, सिल्वर में वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगा। एंड यहाँ पे आज इंट्राडे के लिए मैं इसमें आई थिंक थोड़ा ऊपरी स्तर पे अगर 89,200 89,500 के बीच में इसमें बिकवाली का सलाह दूंगा। 90,000 के ऊपर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और 87,800 का टारगेट रख सकते हैं। बट अगेन ये आपको चेतावनी तो देना चाहिए कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा, थोड़ा टाइट स्टॉप लॉसेस के साथ आप इसमें ट्रेड कीजिए। बट अगर आप ब्रॉड मीडियम टर्म, मतलब आपको 3 से 6 महीने का अगर आपके पास टाइम है, तो प्रॉब्ली ये लेवल्स काफी अच्छा लेवल्स है बाइंग करने के लिए, आपको बेहतरीन रिटर्न्स दे सकते हैं। बट आपको वॉलेटिलिटी को झेलना पड़ेगा। तो सर एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाह रहा था, गोल्ड और सिल्वर दोनों अगर किसी को खरीदना है लंबी अवधि के लिए, तो क्या लेवल दिख सकते हैं अप्रैल में और मई में, 2 महीने में कौन से लोअर लेवल दिख सकते हैं? अप्रैल मई में लो लेवल्स आई थिंक हम लोग ऑलरेडी टच कर चुके हैं, कि सिल्वर में आपको प्रॉब्ली 87,000 के आसपास लेवल से एक बार दिख सकता है। गोल्ड में मेरे हिसाब से तो लो ऑलरेडी टच कर चुके हैं, कि बहुत ज्यादा नीचे आएगा नहीं है। बट विश्वमान, क्वेश्चन ये है कि ऊपर कितना तक जा सकता है। अगर आपके पास अगर अगले साल तक टाइम है, प्रॉब्ली सिल्वर 1,20,000 तक भी जा सकता है, और गोल्ड आई थिंक 96,000-97,000 तक जा सकता है इसमें। ओके, तो हो सकता है कि आपके पास रिस्क 10% नीचे आने का हो। अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी आपके पास है, रुक सकते हैं, 1 साल का वक्त दे सकते हैं, तो आपको यहाँ से बड़ा मुनाफा हो सकता है। 15-20% का गोल्ड में, और चांदी में तो 30 से 40% तक की भी तेजी आ सकती है। यही कुछ निकल कर आ रहा है। आप बताइए चांदी पर आपकी राय दिनेश जी। जी, गोल्ड के मुकाबले अगर सिल्वर देखा जाए तो काफी वीकनेस शो कर रहा है। ऊपरी स्तर से नीचे में करीब करीब ये 16,000 रुपए टूट के भी स्लाइटली रिकवरी इसने दी है। बट ओवरऑल जो मुझे लगता है कि जो मौजूदा स्तर है 89,500-600, ये दायरे में मुझे लगता है कि एक बार मौजूदा स्तर पर बिकवाली की जा सकती है। डाउनसाइड मुझे लगता है कि दोबारा एक बार ये 88,700 दिखा सकता है। बट 89,050 का इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जो एक पुल बैक रैली आई है, मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म रहेगी, और यहां से दोबारा एक बार इसके नीचे 700 से 800 रुपये आना चाहिए। ये इंट्राडे ट्रेडर्स के हिसाब से मेरी सलाह है।